शुभ संध्या। आपका स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड i24 न्यूज के इंटरव्यू शो में। ईरान के साथ युद्ध चौथे महीने में पहुंचते ही अमेरिका ईरान अनौपचारिक युद्ध विराम खतरे में है। तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संदेशों का आदान प्रदान युद्ध खत्म करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए जारी है। अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच छिटपुट गोलीबारी, जिसमें पिछली रात भी शामिल है, होर्मुज जलडमरू मध्य में लगातार भड़कती रहती है। इस बीच ईरान खाड़ी के अरब देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करना जारी रखता है। इस हफ्ते लेबनान में इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने 2 महीने बाद पहली बार इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अब बढ़ते तनाव के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी अधिकारी दोनों कहते हैं कि एक समझौता जल्द ही होने वाला है। बात यह है कि वे मार्च की शुरुआत से ही ऐसा कह रहे हैं और जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी सीमाओं पर अड़े रहते हैं, कोई समझौता होना मुमकिन नहीं लगता। इजराइल को आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप समझौते के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी अहम मांगों से पीछे हट सकते हैं और उनकी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संबंध बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इन सब बातों को समझने के लिए आज रात मेरे साथ आदि रोटम है। वॉटम शिन बेट के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस सेवा है, और वे इजराइल की बंधक वार्ता टीम के वरिष्ठ सदस्य भी थे, जिसने गाजा से इजरायली बंधकों की रिहाई में सफलता पाई थी। वॉटम रणनीतिक सलाहकार हैं, वार्ता और संकट प्रबंधन विशेषज्ञ हैं और राइकमन विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर काउंटर टेररिज्म में फेलो हैं। मिस्टर वॉटम, इस शाम हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपसे गाजा और हमास पर कई सवाल हैं, लेकिन हम सबसे ज्वलंत मुद्दे से शुरू नहीं कर सकते। असल में वो है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत। अब एक अनुभवी वार्ताकार के रूप में, जिन्होंने इस क्षेत्र के सबसे हिंसक और निष्ठुर आतंकवादियों से निपटा है, आप अमेरिका द्वारा ईरान के साथ बातचीत को कैसे देख रहे हैं? क्या ट्रंप के विरोधाभासी संदेश अमेरिका को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका निश्चित रूप से ये बहुत खास तरीके से बातचीत को संभालने पर निर्भर करता है। ट्रंप के दौर में, जिसे मैं ट्रंप कहता हूं, वो अपना एक खास तरीका अपनाते हैं जिसमें अनिश्चितता और अस्पष्टता दोनों का मिश्रण होता है, और निश्चित रूप से अमेरिका की ताकत पर निर्भर रहते हैं। हमारे देश में, हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत और सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में, और वैसे वो इसके लिए भी तैयार थे। और हमने इस युद्ध के दौरान देखा कि वो सेना को सच में जो चाहें वो करने देने के लिए तैयार थे, जैसे कि ईरान के ऊपर से इजराइल के साथ हमला करना वगैरह, जो पिछले राष्ट्रपति ने नहीं किया था। तो इस मामले में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपनी क्षमताएं दिखाते हैं। साथ ही ट्रंप की ये तकनीक, आप जानते हैं, बातचीत के मामले में कभी कभी पश्चिमी दुनिया के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा, आप जानते हैं, टैरिफ की बातचीत में जो उन्होंने संभाली, यहाँ तक कि ग्रीनलैंड के मामले में भी, अगर आप इसे उस जगह तक ले जाना चाहें। कई बार पश्चिमी मामलों में ये इसलिए काम करता है क्योंकि पश्चिमी नजरिए से हम बातचीत को अलग देखते हैं। हम घड़ी देखते हैं, हम प्रगति को मापते हैं, हम डेडलाइन देखते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम इसे बहुत काले और सफेद तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने युद्ध का मैदान जीत लिया है या हार गए हैं? जब आप ईरान जैसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं तो उनका दबाव समय होता है। तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप किस चीज में जा रहे हैं जब आप बातचीत के मैदान में उतरते हैं, और आपको ये बहुत पहले से पता होना चाहिए, इससे भी पहले कि आप युद्ध के मैदान में जाएं। जैसे हम युद्ध अभ्यास करते हैं कि इसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, ठीक वैसे ही आपको बातचीत में खुद को तैयार करना होता है। और मुझे लगता है कि ये ईरान क्या है, इस्लामी प्रतिरोध क्या है, इसे समझने में थोड़ी गलती है। ऐसी विधियां जो अलग अलग चीजों पर जोर देती हैं, धैर्य, सहनशीलता, दृढ़ता और थकावट, ये वही ईरान है जिसने 80 के दशक में इराक से 8 साल युद्ध किया था। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप किसका सामना कर रहे हैं, ताकि आप बातचीत के क्षेत्र में अपने कदमों की सही गणना कर सकें। तो आप कह रहे हैं ट्रंप बिना तैयारी युद्ध में उतर गए?
मुझे लगता है इस मामले में उनकी तैयारी दूसरी वार्ताओं जैसी ही थी और उन्हें लगा, उदाहरण के लिए, कि हमास के साथ जो सफल वार्ता हुई थी, जिसे दूत विटकॉफ ने जैरेड कुशनर के साथ संभाला था, वो सफल रही थी और यहाँ भी हमें सभी बंधक वापस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप ये नहीं सोच सकते कि ये ईरान के साथ वही मैदान है। और अगर आप ये गलतियां करते हैं, आप जानते हैं, ये सोचते हैं कि जो चीज वहां काम करती है वो किसी और जगह भी काम करेगी, तो ये कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और मुझे लगता है यही हम देखते हैं। क्यों हम हर दिन कुछ और होते हुए देखते हैं, जैसे परसों पूरी दुनिया में शांति थी और आज शायद तीसरा विश्व युद्ध। मुझे लगता है हमें समझना चाहिए कि ईरान समय का खेल खेल रहा है। इस युद्ध में उनके लिए जिंदा रहना, अभी भी अपने पैरों पर खड़े रहना, और वे अपने पैरों पर हैं, अपने आप में एक तरह की जीत है। तो आप हमें ईरान की बातचीत में स्थिति पर ले आते हैं। अब देखिए, अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर केंद्रित युद्ध में ये बाहरी मुद्दे भी ले आया है, जैसे कि हॉर्मुज, जलडमरू मध्य, या यहां तक कि लेबनान में इजराइल के हमले, जैसे कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाने के हथियार के रूप में बातचीत में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं खुद को ट्रंप के पहले कार्यकाल की उस बात याद करने से नहीं रोक पा रहा जिसमें उन्होंने कहा था, ईरान ने कभी युद्ध नहीं जीता पर कभी बातचीत नहीं हारी। क्या यही अभी हो रहा है? क्या ईरान बातचीत में जीत रहा है? हाँ, एक तरह से हाँ, ईरान बातचीत की मेज पर जीत रहा है और मैं इसे समझाऊंगा। साथ ही ईरान कई चीजें बहुत समझदारी से कर रहा है। जिन हमलों का आपने जिक्र किया, उदाहरण के लिए खाड़ी देशों पर, ये कोई एक गलती नहीं है कि वो जो कर रही है वो कर रही है, क्योंकि उन देशों पर जो उसने प्रयास किया है उसके कई उद्देश्य हैं। सबसे पहले उन पर दबाव डाले कि वे अमेरिकियों पर दबाव डालें और युद्ध रोकें। दूसरा, उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर करना। आपने सोचा था कि जब आपके पास अमेरिकी संपत्तियां या जमीन होगी तो ये आपको सुरक्षा और नुकसान से बचाव देगा? नहीं, आपको अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति के बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि यह आपके गले पर बोझ भी बन सकता है। आप इसे ओमान के उदाहरण से देख सकते हैं, जो युद्ध से पहले मध्यस्थ था। देखिए, पिछले हफ्तों में वो ईरान के करीब आ रही है, अपने कदमों की गणना कर रही है और सोचती है कि युद्ध के बाद विजेता होगी। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने लेबनान का जिक्र किया। हाँ, ये एक तरह से आप जानते हैं तनावपूर्ण स्थिति है, एक नई स्थिति। वे सभी प्रॉक्सी को एकजुट कर दिखाना चाहते हैं कि बेरूत पर हमले का जवाब ईरान से मिसाइलों से मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। युद्ध खत्म करने के लिए समझौता ज्ञापन तक पहुंचना भी एक रास्ता है, क्योंकि यही चर्चा में है। क्या ये ईरान के लिए बेहतर है या मौजूदा स्थिति में इसी तरह तनाव बनाए रखना? ईरान के लिए समझौता बेहतर है या वर्तमान स्थिति? ये इस पर निर्भर है कि समझौते में क्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि ईरान दुनिया, अमेरिकियों और इजरायलियों को यही दिखाना चाहता है कि हम जब तक आप चाहें लड़ने को तैयार हैं। आप जानते हैं, आपने हमारे कई नेताओं को मार डाला, आपने सच में नुकसान पहुंचाया और हमने भी पहुंचाया। ना सिर्फ हमने, बल्कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के बुनियादी ढांचे को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। आप जानते हैं, उन्हें बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। वे कहते हैं कि हम अब भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं। इस्लामिक प्रतिरोध, मार्ग और मूल्य। अगर आप मूल्यों को नहीं समझते तो बातचीत में गलती करते हैं। और वैसे हम यही बात थोड़े अलग रूप में ईरान, लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यहाँ तक कि यमन में हूथियों के मामले में भी देखते हैं। इनमें से हर एक अलग पक्ष है, अलग खिलाड़ी है और अलग मोर्चे पर है। वो हालात के अनुसार खुद को ढाल रहा है, लेकिन उनमें से हर एक के लिए जिंदा बच जाना ही जीत है। ईरान ने कहा था कि वो सभी प्रॉक्सीज को सुरक्षा देगा और अगर इजराइल बेरूत या पूरे लेबनान पर हमला करेगा तो वो इजराइल पर हमला करेगा। फिर इसमें गाजा भी शामिल हो गया और अब हम फिर सिर्फ बेरूत पर आ गए हैं। मुझे लगता है कि ईरानी अपने बिखरते प्रॉक्सी नेटवर्क को बचाने के लिए कोई संदेश ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति ट्रंप और संयुक्त राज्य अमेरिका को अब क्या करना चाहिए जब ईरान समय निकालने की कोशिश कर रहा है
और जाहिर तौर पर समय उनके पक्ष में है, तो अमेरिका को अभी क्या करना चाहिए? मुझे लगता है दो बातें। पहले, आपको ईरानी द्वारा बनाए जा रहे नए प्रतिरोधक समीकरण को तोड़ना होगा, जैसा कि आपने लेबनान के साथ कहा। अगर वे कहते हैं कि आप बेरूत पर हमला करेंगे तो वे जवाब देंगे, तो उन्हें बमबारी से समझाना होगा। मुझे खेद है कि कभी-कभी यही समाधान होता है। हाँ, आपको धमकियों से डरना नहीं चाहिए और दिखाना चाहिए कि नहीं, ये समीकरण अब चर्चा में नहीं है। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसे स्वीकार नहीं करता, माफ कीजिए। और दूसरी बात, और शायद ये एक बड़ी समस्या है, आपको समझना होगा कि अगर समय उनकी संपत्ति और उनका दबाव है, तो आपको भी उन्हीं पत्तों से खेलना होगा। तुम्हें समय चाहिए, मैं होर्मुज की खाड़ी पर नाकाबंदी और तुम्हें अलग थलग रखूंगा, साथ ही आर्थिक व बुनियादी नुकसान पहुंचाऊंगा। समय तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हें उन्हीं पत्तों से खेलना है जिन्हें दूसरा अपनी संपत्ति मानता है, और दिखाना है कि तुम उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। देखो, ईरान ने इजराइल पर नया समीकरण थोप दिया है, जैसे अगर हिजबुल्ला अगले हफ्ते या महीने में उत्तरी इजराइल पर हमला करे। इजराइल ने ऊंचा कदम उठाया है, अब उसे बेरूत में हमला करना पड़ेगा। ईरान इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा ईरान के खिलाफ, लेकिन वो जवाब सीमित रहेगा, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू पर ईरान पर इजरायली हमलों के दायरे को सीमित करने का दबाव बना रहे हैं। और यही गतिशीलता ऐसी है जिसे ईरान सह सकता है, क्योंकि इजरायली हमले सीमित हैं। तो आप इस चक्र को कैसे तोड़ेंगे? क्योंकि ईरान के लिए वो ऐसा करना जारी रख सकता है, और फिर वो क्या करेगा? वो जब चाहेगा हिजबुल्ला को इजराइल पर हमला करने का आदेश दे सकता है, जिससे गतिशीलता टूटेगी और ट्रंप पर बातचीत में दबाव बढ़ेगा। हाँ, बस एक बात, हाँ, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप को मनाने और ये समझाने की बात है कि अगर आप उनकी बात मानते हैं, जैसा कि हमने कहा, समीकरण और नए समीकरण, तो आप वैसे भी हारेंगे। आपको इसे तोड़ना और समझाने के लिए ज्यादा ताकत व नाकाबंदी दिखानी होगी कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही अल्पकालिक नुकसान हो, लेकिन दीर्घकालिक नजरिया रखना जरूरी है। और एक और बात, आप जानते हैं, बातचीत में एक शब्द है जिसे हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं जब हम बातचीत के लिए जाते हैं, वो है बैठना। जैसे आपकी बातचीत का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? यह वार्ताकारों के लिए बहुत शक्तिशाली चीज है। अभी ईरानियों को समझौते पर सहमत होने से बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा, आपको समझाना होगा कि नुकसान पहुंचाने के लिए समग्र कदम उठाने होंगे, जिसमें बुनियादी ढांचा भी है। अब तक आपकी क्षति सीमित थी। नाकाबंदी के साथ, अलगाव के साथ, आर्थिक प्रतिबंधों के साथ, ये सब मिलाकर एक पैकेज, जिसे आप कहते हैं कि मैं इसे जितना जरूरी हो उतना बनाए रखने के लिए तैयार हूं। हालांकि आप पर कुछ दबाव है, और मैं नहीं, जैसा कि मैंने कहा, मुझे पूरी तरह से पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप पर भी अपने घर में कितना दबाव था। नवंबर में चुनाव, 250वां जन्मदिन, अमेरिकी जन्मदिन, 80वां जन्मदिन, आज की महंगाई। हाँ, मैं जानता हूं, कई तरह के कारक हैं जो बहुत दबाव डालते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए जीतना चाहते हैं, तो आपको अल्पकालिक रूप से कुछ कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। मुझे लगता है कि मौजूदा स्थिति ईरान को फायदा देती है। हमें देखना होगा कि समझौता उन्हें और फायदा ना दे। लेकिन मैं गजा पर आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यही आपकी यहां आने की मुख्य वजहों में से एक है। आज संघर्ष विराम लागू होने के 8 महीने पूरे हो गए हैं। सारे बंधकों को रिहा कर दिया गया है। इजरायली सेना अभी भी गजा के अंदर है, लेकिन हमास आज भी हथियार डालने से इनकार कर रहा है, जबकि काहिरा में बातचीत जारी है। तो आप गजा पट्टी को लेकर आगे चीजें किस दिशा में जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल मुझे लगता है कि हम वाकई एक तरह के गतिरोध में फंसे हुए हैं। मेरा मतलब है, निकोलाई म्लादेनोव, शांति बोर्ड के सीईओ, मध्यस्थों के जरिए हमास से कई बार बात कर चुके हैं, पर मुझे यकीन नहीं है कि इससे मदद मिलेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया है, कई बार किया है, जिसमें इस हफ्ते काहिरा में भी शामिल है। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हमास हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है। यही उनके लिए जीने का तरीका है। जैसा कि मैक्स वेबर ने पिछली सदी में कहा था, हिंसा पर एकाधिकार जरूरी है।
बिना हथियार के आप गाजा की स्थिति नियंत्रित नहीं कर सकते। और जैसा कि फिर से इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, वही बात है, सब कड़ियाँ जुड़ी है। उनके लिए जीवित रहने का उपाय है हथियार रखना और गाजा पर नियंत्रण बनाए रखना। अगर वे तैयार होते, आप जानते हैं, निरस्त्रीकरण, हथियार छोड़ना आदि स्वीकार करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमास जीवित नहीं रह पाएगा। और हमास समय खरीद रहा है, क्योंकि हमास जो वे कर रहे हैं, वे कहते हैं हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, शायद कल आज से बेहतर हो। वे उत्तर की ओर देखकर लेबनान की स्थिति पर ध्यान देते हैं। 2025 में इजराइल ने लेबनान में मनचाहा किया। अभी उत्तर में तनाव के कारण स्थिति अलग है। यही उनकी सोच है। भगवान जाने कल क्या होगा, शायद बेहतर हो। देखिए, उनके पास हिजबुल्ला और ईरानी हैं। हमास या ईरान गाजा पट्टी में हमलों का जवाब नहीं दे रहा है। मैं मानता हूं कि अगर ये बदलता है तो ये पूरी तरह से खेल बदल देगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, और मैं इस बात से सहमत हूं कि ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमास हथियारों के रूप में अपना आखिरी बचा हुआ तुरुप का पत्ता छोड़ देगा और निरस्त्रीकरण के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन युद्ध की शुरुआत में या युद्ध के दौरान भी यह समझना असंभव लग रहा था कि हमास बंधकों को रिहा करने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तो क्या निरस्त्रीकरण की कोई उम्मीद है, भले ही आपकी जो वर्तमान सोच है उसमें जो स्वाभाविक चिंता और निराशावाद है उसके बावजूद? हाँ, मुझे जो तरीका दिखता है वो है जिसे मैं साझेदार को झकझोरना कहता हूँ, या फिर मैं फिर से विकल्प की ओर लौट रहा हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाए तो इन दोनों स्थितियों को उजागर करें, इजराइल और हमास, इन दोनों में से हर एक अपने साझेदार, अपने विकल्प को देखता है। वो कहता है कि ये समझौते से ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि इजराइल आसानी से कहता है, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि क्रम होगा निरस्त्रीकरण, निष्क्रियता, हमास की क्षमताओं को खत्म करना, और उसके बाद ही हम पुनर्निर्माण की बात कर सकते हैं। हमास, जैसा कि मैंने कहा, इसका उल्टा है। वे कहते हैं कि वे अच्छी तरह समझते हैं कि वे हथियार पकड़े रहने पर निर्भर हैं। अगर हमास यह समझेगा कि उदाहरण के लिए अमेरिकी हमें अनुमति देंगे, हमें आईडीएफ के विचार पर वापस जाने का मौका देंगे, युद्ध पर वापस जाने का मौका देंगे, और ये वाकई कुछ ठोस होगा, शायद उनके संघर्ष में कुछ हिलेगा, और वे कहेंगे ठीक है, हमें कम से कम समझौता करना होगा और किसी तरह का निरस्त्रीकरण शुरू करना होगा। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा, ये सब दिखावा ही होगा। हम वास्तव में ये मान नहीं सकते कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा। ये हमास के एक इस्लामिक संगठन के रूप में अंत होगा, और यहाँ तक कि उनके अपने जीवन के लिए भी खतरा होगा। लेकिन सच में लोगों ने यही बात बंधकों को छोड़ने के बारे में भी कही थी, और वो फिर भी हुआ। मेरा मतलब है, हाँ, तो हमास में क्या बदला? शुरू में उन्होंने कहा था कि वे बंधकों को नहीं छोड़ेंगे, और फिर आखिरकार वे इसके लिए मान गए। तो वहां ऐसा क्या बदला जिससे उन्होंने बंधकों को छोड़ दिया? और क्या वही दबाव उन पर हथियार डालने के लिए भी डाला जा सकता है? निरस्त्रीकरण क्या बदलेगा, तस्वीर को बदलने वाली दो मुख्य बातें थीं, और भी कई बातें थीं। सबसे पहली बात, यहोशुआ अब जीवित नहीं था। अगर यहोशुआ जीवित होता तो मुझे यकीन नहीं है कि परिणाम उतने अच्छे होते जितने हुए, कि हम उन सभी बंधकों को बाहर आते देख पाए। ये एक बात है। दूसरी बात, जो भविष्य के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अमेरिकियों ने मध्यस्थ के साथ क्या किया, खासकर कतर और तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की और कतर का हमास पर बहुत दबदबा है। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि हम समझौता चाहते हैं और तुम्हारे भी अपने हित हैं, कोई भी बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने अपने हितों को समझा, मध्यस्थों ने, तो वो कुछ अलग था। और जब आप इसे जोड़ते हैं कि यासिर अरफात अब जीवित नहीं थे, और खासकर जब मोहम्मद सिनवार भी मारे गए और हम सिर्फ अल जैतून हदद के साथ रह गए, जो इतना बड़ा नेता नहीं था, तो उन हालात में ये समझौता करना काफी आसान हो गया था। तो मैं आपसे सहमत हूं कि हमास पर दबाव डालने की कुंजी दोहा और अंकारा में है, लेकिन उन्होंने पूरे प्रक्रिया के दौरान वो दबाव नहीं बनाया। ये चीज बहुत बाद में आई। तो हाँ, दोहा और अंकारा को हमास पर दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित करने या उन्हें एक वैध प्रोत्साहन देने के लिए अब कुंजी फिर से वॉशिंगटन के पास आ जाती है। बिल्कुल सही। एक वार्ताकार के रूप में, क्या आपने वॉशिंगटन द्वारा अंकारा और दोहा पर दबाव में कोई बदलाव देखा, जिससे उन्हें हमास पर दबाव डालने
और बंधकों की रिहाई के लिए मजबूर करने का यकीन हो गया। हाँ, ये अलग दबाव था और वॉशिंगटन की मदद के लिए समझौता करना उनके लिए फायदेमंद है, ये समझाने का तरीका था। जब भी मैं वार्ता पर लेक्चर देता हूँ तो हमेशा उन 3 स्तंभों पर जोर देता हूँ जिन पर हर समझौता निर्भर करता है: विश्वास, हित और मूल्य। इप विश्वास, हित, मूल्य। जैसे कि कभी-कभी बहुत जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना। जब आप अभिनेताओं, खिलाड़ियों, मध्यस्थों को समझा देते हैं कि इस समझौते में उनका क्या हित है और वॉशिंगटन से क्या मिल रहा है, तो ये पूरे समझौते को बदल सकता है। और ये कुछ ऐसा है जो अब वास्तव में नहीं होता। फिर वे निकोलाई मलादेनोव को कोशिश करने दे रहे हैं। आप जानते हैं कि वे कोई समाधान लेकर आए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ध्यान लेबनान में ईरान पर है। अब मध्य पूर्व में बहुत सारी समस्याएं हैं और वैसे हमास इसका आनंद ले रहा है। हाँ, वे कोशिश कर रहे हैं कि वे युद्ध की दहलीज से नीचे बने रहें। और ये वही है जो वे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से गुरिल्ला युद्ध के तरीके अपना लिए हैं। मैं कह रहा हूं, अगर हम फिर से बातचीत करें तो मध्यस्थों के पास सुलझाने का प्रोत्साहन होना चाहिए। फिलहाल अंकारा के पास ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं है। आज एर्दोगान ने इजराइल, नेतन्याहू और लेबनान सीरिया में हमारी कार्रवाइयों पर जो कहा, उससे साफ है कि उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। मैं इस मुद्दे पर जोर दे रहा हूं क्योंकि यह स्थिति बंधकों की रिहाई से पहले भी थी, लेकिन फिर दबाव वॉशिंगटन से दिखावे के तौर पर अंकारा और दोहा पर आ गया कि वे रिहाई करवाएं। तो वो दबाव क्या था? ये डेमोक्रेट शासन में बदलाव था। क्या मुझे आपको याद दिलाना चाहिए? आप जानते हैं, हम बाइडेन प्रशासन के साथ काफी समय से बातचीत कर रहे थे और वैसे उन्होंने जितना भी वे कर सकते थे सब कुछ किया, आप जानते हैं, समझौता कराने के लिए। और जब ट्रंप सत्ता में आए तो सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया। क्योंकि अगर हम शुरुआत में जाएं, ट्रंप जिस तरह से व्यवहार करते थे, आप जानते हैं, बातचीत में वो अप्रत्याशित थे। आप नहीं चाहेंगे कि ट्रंप, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, आपसे नाराज हो। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और मध्यस्थ समझते हैं, आप जानते हैं, अंकारा समझता है, कतर समझता है। वैसे कतर आज इसे बहुत अच्छी तरह समझता है। जब वो एक बहुत अंकारा, माफ कीजिए, कतर इस समय युद्ध के दौरान बहुत नाजुक स्थिति में है जो उसे ईरान से मिल रहा है। मुझे लगता है कि ईरान ने भी इसे देखा और कुछ सबक लिए और वे अभी उन्हें हॉर्मुज जलडमरू मध्य में लागू कर रहे हैं। हाँ, हम गाजा के बारे में तब तक बात कर सकते हैं जब तक मध्य पूर्व में शांति नहीं आ जाती, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं शो के आखिरी हिस्से पर आना चाहता हूँ, वो है रैपिड फायर सेगमेंट। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। हर तस्वीर पर जो पहली बात दिमाग में आए बताइए। ये रही पहली तस्वीर। ये अक्टूबर 2024 में यीचा सिनवार के आखिरी पल हैं। सबसे पहले शुद्ध बुराई। आप जानते हैं, सच में मुझे लगता है कि यही पहली चीज है जो मैं इस आदमी में देखता हूं। ये याद रखना जरूरी है कि जब कोई कहे कि वो आपको मारना चाहता है तो हमें विश्वास कर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, न कि घटना का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये हॉस्टेज स्क्वायर है, जब वहां सरकार से बंधकों को रिहा करने के लिए समझौता करने की मांग करते हुए प्रदर्शन हो रहे थे। भावुक। आप जानते हैं, एक बातचीत करने वाली टीम के रूप में जब आप इसे देखते हैं और परिवारों को सुनते हैं तो वाकई आपका दिल टूट जाता है। आप समझते हैं कि आपको उसे जल्द से जल्द जिंदा लाने की पूरी कोशिश करनी होगी। भावनात्मक। अब जब इजरायली राजनेताओं ने इन प्रदर्शनकारियों पर वार्ता की मेज पर इजराइल की स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाया, तब आप खुद वार्ता की मेज पर बैठे थे। आप कह रहे हैं कि इससे आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा मिली, लेकिन एक वार्ताकार के रूप में जो इजराइल के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्या इन प्रदर्शनों ने इजराइल की स्थिति को नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल भी असर नहीं डाला, या शायद इसे और मजबूत कर दिया? इनका लगभग कोई असर नहीं पड़ा, जो अजीब लग सकता है क्योंकि हर दिन, हर हफ्ते कई प्रदर्शन हो रहे थे। और मैं कह सकता हूं, उदाहरण के लिए गिलाद शलीत के मामले से तुलना करते हुए, गिलाद शलीत के मामले में वास्तव में प्रदर्शन ने उस भारी कीमत को प्रभावित किया जो इजराइल ने उस समझौते के लिए चुकाई थी। इस मामले में इसका लगभग कोई असर नहीं पड़ा। मुझे कहना होगा,
हमारे लिए एक वार्ता टीम के रूप में हमें ये समझने की जरूरत नहीं थी कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी एक इजरायली नागरिक के रूप में उन कमरों में बैठना भावनात्मक था। मुझे लगता है कि यह एक दुर्लभ बयान है जो किसी वार्ता कक्ष में बैठे व्यक्ति से आया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ये आरोप सुर्खियों में थे और गठबंधन की ओर से मुख्य बिंदु के रूप में सामने आ रहे थे। यह सुनना ताजगी भरा है कि वार्ता कक्ष में इजराइल का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के अनुसार इन प्रदर्शनों का कोई असर नहीं पड़ा। धन्यवाद। आइए अब आखिरी तस्वीर पर चलते हैं। ये है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ट्रंप ने इजराइल की यात्रा के दौरान कैसेट का दौरा किया। मुझे कहना होगा, जब मैंने ट्रंप को कैसेट में भाषण देते सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास इतना बड़ा सहयोगी है। आप जानते हैं, ट्रंप काफी अलग मिजाज के इंसान है। मैं किसी और पहलू की बात नहीं कर रहा, पर मुझे लगता है कि जब इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा दोस्त कभी नहीं था, ऐसा नहीं है कि बाइडेन या बाकी लोग इजराइल समर्थक नहीं थे और बाइडेन तो ज़ायनिस्ट थे वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, ट्रंप जिस तरह से इजराइल को समर्थन और कूटनीतिक बढ़त देते हैं वो बहुत ही अनोखा है। मुझे लगता है कि इस मामले में वो बहुत अलग है। और संक्षेप में अगर आप बता सकें तो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इन तनावों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सच में अंतर है या बस अच्छा पुलिस वाला बुरा पुलिस वाला रणनीति है? मुझे लगता है उनके बीच अच्छा सहयोग है। शायद पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ है, आप जानते हैं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इसे राजनीतिक विश्लेषकों पर छोड़ता हूं जो उन दिनों मुझसे बेहतर है। आप एक राजनयिक नहीं हैं, लेकिन आपका जवाब बहुत राजनयिक था। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, आदि रोटम, कि आपने आज रात मेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। अगले हफ्ते फिर से ऑन द रिकॉर्ड में हमारे साथ जुड़े। आप आज का एपिसोड और पिछले सभी शो YouTube व Spotify पर देख सकते हैं। धन्यवाद।